दलित और ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी की तैयारी पुरजोर है, जिसे सीएम योगी खुद ही लीड भी कर रहे हैं। और इसके लिए एक दिन में 3-3 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और विकास बनाम जातिवाद का संदेश दिया जा रहा है। ऐसी तस्वीर आज मिर्जापुर और प्रयागराज से सामने आई, जहां पर सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार का संदेश दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करती है और हमने जो कहा उसे करके दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जाति के आधार पर योजना नहीं बनाते हैं, बीजेपी सरकार की योजना से हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा, हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास वाला है, लेकिन वो विरोधी सिर्फ जातिवाद परिवारवाद की बात करते हैं। इसी दौरान उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की भी बात की, अनुसूचित जातियों को मंत्र भी दिया। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, जिसे ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं। और इसी संदेश के साथ वो एक बार फिर जनता के बीच जनता की बात कर रहे हैं। इस बार प्रयागराज में सीएम योगी अनुसूचित जाति महासम्मेलन में शामिल हुए और 3,357 करोड़ की 424 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे और संदेश दिया, जो कहा वो करके दिखाया। एक डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वह करके दिखाती है, और केवल बोलती नहीं बल्कि सरकार ने जो कहा उसको समय पर करके दिखाया भी है। आज आपके सामने देखते होंगे आप, इतनी सारी योजनाएं वेलफेयर की स्कीम आई है। हमने जातीय आधार पर नहीं बल्कि उसकी जरूरत के आधार पर उसको शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया। महासम्मेलन में काशी प्रांत के 16 जनपदों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने पिछड़े और दलित वर्ग को संदेश भी दिया। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार में यूपी का विकास तेजी के साथ हो रहा है। मोदी सरकार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान मिला। अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के नाम से विकसित कर दलितों का सम्मान बढ़ाया गया। इसके अलावा वाल्मीकि और संत रविदास के जन्म स्थान को भी तेजी से विकसित किया जा रहा है। प्रयागराज में वाल्मीकि के जन्म स्थल का दर्शन करने के लिए लालपुर में रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी मिर्जापुर के दौरे पर भी गए, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दरबार में पूजा अर्चना की और 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारा विंध्यवासिनी धाम नारी शक्ति के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। याद करिए, एक साथ मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजी और मां काली खो का एक त्रिकोण। याद करिए, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में हम सबको जीवन के समग्र कथा का दर्शन कराता है। दरअसल सीएम योगी इस बार विकास और रोजगार के दम पर जनता के बीच है और उन योजनाओं के बारे में भी मैसेज दे रहे हैं, जिनके तहत बिना भेदभाव के लोगों को लाभ मिल रहा। और बीजेपी की यही कोशिश है कि अब आम जनता को इससे रूबरू करवाया जाए, उन्हें अपनी लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया जा सके, जिसका मंत्र खुद सीएम योगी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात अखिलेश यादव की कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जिस पीडीए हथियार से बीजेपी का सामना करने निकले थे, उस हथियार को और धार देने के लिए उन्होंने पीडीए में बड़ा बदलाव कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव जिन अगड़ों यानी कि सामान्य वर्ग की बात तक नहीं किया करते थे, वो अब सवर्ण को साथ लेकर चलने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसके लिए उन्होंने ए फॉर अल्पसंख्यक की जगह अब ए फॉर अगड़ा कर दिया है।
यानी जब अखिलेश यादव का MY समीकरण काम नहीं आया तो अब वो A फॉर अगड़ा, A फॉर आदिवासी और A फॉर आधी आबादी की बात करने लगे। लेकिन क्या PDA फॉर्मूले में सिर्फ बदलाव भर से सवर्ण वोट बैंक को वो साध सकेंगे जिसे वो अब तक अपनी समाजवादी सियासत में पिछड़ों की श्रेणी में रखते थे? और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखा दें। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश ने अब PDA का नाम बदल दिया है। उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर में उस परिभाषा को ही बदल दिया जिसमें अगड़ों से पहले दूरी बनाई थी, क्योंकि बार बार MY समीकरण का फेल होना और सवर्णों से समाजवाद की राजनीति का मेल नहीं होने का परिणाम उन्हें कई दफा मिल चुका है। PDA यात्रा, इसमें सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं PDA हमारा पिछड़े, दलित, आधी आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं PDA हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर हमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं, और उसका उदाहरण आप देख रहे हो। जो अखिलेश कभी अल्पसंख्यक की बात करते थे वो अब PDA में A के फॉर्मूले को बता रहे हैं। पहले PDA में A का मतलब अल्पसंख्यक था, लेकिन अब PDA में A का मतलब आदिवासी, अगड़ा और आधी आबादी को जोड़ दिया गया है। अखिलेश यादव ने PDA का फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि PDA में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही नहीं है, बल्कि PDA के A का मतलब अल्पसंख्यक, अगड़ा और आदिवासी के साथ आधी आबादी भी है। यानी अखिलेश यादव की कोशिश बीजेपी की उस रणनीति को चुनौती देने की है जिसमें सबका साथ, सबके विकास का मंत्र है, और इसी राह पर उन्होंने अपनी आधी अधूरी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए बड़ा बदलाव किया है, जिस पर अब सियासी तनाव है। साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अभी तक कह रहे थे, शाम तक उनकी जुबान बदल गई। उन्होंने कहा पिछड़ा, दलित, अगड़ा हो गया। आगे जाते जाते कहीं वो कह न दें कि PDA का मतलब आवारा, पगला, दीवाना है। ये भी हो सकता है, क्योंकि अखिलेश जी दिग्भ्रमित नेता हैं। उन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। अगर अखिलेश यादव जी साइकिल चला रहे हैं तो उन पर भी प्रश्न, वो PDA की बात कर रहे हैं तो उन पर भी प्रश्न। आज की डेट में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एक है। पानी में लाठी मारेंगे तो पानी अलग नहीं होगा। अखिलेश यादव जी जन जागरण अगर कर रहे हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपनी दलित चेतना यात्रा निकाल रही है उत्तर प्रदेश में। तो दूसरी तरफ अखिलेश की साइकिल यात्रा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। OP राजभर ने निशाना साधते हुए कहा कि जो अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा है उसकी हवा निकलने वाली है, क्योंकि उनके PDA से सामान्य वर्ग गायब रहा है। बात अब तक कह रहे हैं उस पे वो अडिग नहीं है। उदाहरण देख लीजिए, आप देखिएगा साइकिल जो उनकी यात्रा है वो उसकी हवा निकल जाएगी। आप देखिएगा, आपने देखा कि जितने भी योजना वो बनाते सिर्फ कागज पे हैं, धरातल पे उतारना बड़ा टफ हो जा रहा है उनके लिए। और आज जो नारा दे रहे हैं, अब PDA खत्म कर दिए, ये से अगड़ा शुरू किए, यही बतिया तो हम समझा रहे थे। ऐसे में अखिलेश यादव अपने PDA फॉर्मूले का नाम बदलकर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि भले ही समाजवादी पार्टी ने A फॉर अगड़ा बताया हो, लेकिन सियासी झगड़ा अब भी तगड़ा है, वो भी जाति धर्म के नाम पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बार बीजेपी का 24 वाला वॉर रूम गाजियाबाद में तैयार हुआ है, जहां 2 दिनों तक उन तमाम सीटों पर चर्चा होगी जिसे हर हाल में फतेह करना है। और इसके लिए विस्तारकों की एक स्पेशल टीम तैयार की गई है, जो मंथन के बाद 9 राज्यों की 126 सीटों पर डिटेल में मंथन करेंगे और फिर विस्तारक इन सीटों पर भगवा लहराने की प्लानिंग लेकर मैदान में उतर जाएंगे। दरअसल बीजेपी ने देश भर की 543 लोकसभा सीट्स के लिए रणनीति तैयार कर ली है। अलग अलग राज्यों के 161 कमजोर सीट्स पर बीजेपी का खास फोकस है।
वहीं 9 राज्यों की 126 सीट्स पर क्लीन स्वीप की तैयारी है और इसके लिए सभी सीट्स पर बीजेपी अपने विस्तारक तैनात कर रही है। और विस्तारकों की केंद्रीय टीम में 10 लोगों को शामिल किया गया है, जो टाइम टू टाइम केंद्रीय नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। बीजेपी का 24 वाला वॉर रूम गाजियाबाद में तैयार हो गया है। यूपी से उत्तराखंड तक और हरियाणा से हिमाचल तक नेताओं को टास्क मिल गया है और संगठन महामंत्री और डिप्टी सीएम ने फॉर्मूला फाइनल कर लिया है। दरअसल देश भर की 543 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। इसके लिए 161 कमजोर सीटों के साथ साथ सभी सीटों पर बीजेपी अपने विस्तारक तैनात कर रही है। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। यूपी के गाजियाबाद में 2 दिवसीय प्रशिक्षण को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए गाजियाबाद में कई राज्यों के विस्तारक जुटे। यूपी, हिमाचल और जम्मू कश्मीर पर मंथन किया गया। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड की सीटों पर चर्चा हुई। देश की 126 लोकसभा सीटों पर जीत का स्पेशल प्लान तैयार किया गया। मीटिंग में लोकसभा की उन सीटों पर भी खास रणनीति तैयार की गई जिन सीटों पर 2019 के चुनाव में बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर पर थी या फिर बहुत कम अंतर से जीती थी। उसके साथ ही 126 सीटों पर भी खास प्लान तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए देश भर की लोकसभा सीटों पर उसने अपने विस्तारकों की तैनाती कर दी है। वहीं इसी क्रम में अपने विस्तारकों का उसने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। देश भर में आज 2 जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, एक कोलकाता में तो दूसरा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर 9 राज्यों के 126 लोकसभा सीटों को जीतने का विशेष प्लान बनेगा और यही विस्तारक जाके बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को 2024 के फतह का मंत्र देंगे। दरअसल 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। इसके लिए 161 कमजोर सीटों के साथ साथ सभी सीटों पर बीजेपी अपने विस्तारक तैनात कर रही है। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। इन विस्तारकों की केंद्रीय टीम में 10 लोग शामिल हैं। संयोजक यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बनाए गए हैं। सह संयोजक बिहार के संगठन महामंत्री भीखू भाई हैं। दिल्ली के बीजेपी नेता राजकुमार शर्मा को भी सह संयोजक बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल टीम को मॉनिटर करेंगे। तो विस्तारकों के जरिए भाजपा ने हर क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। उसकी रणनीति खासतौर पर जो समय है वो है कि हारी हुई सीट है उनको ज्यादा से ज्यादा जीत में बदला जा सके और विस्तारकों को इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि उन सीटों पर ज्यादा अलग से काम करें। बीजेपी इन 126 सीटों पर मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने और संगठनात्मक तंत्र का विस्तार करने के लिए काम कर रही है। इसके लिए पार्टी ने बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रियों को इस कवायद में शामिल करने का मसौदा तैयार किया है। पार्टी के शीर्ष नेता नियमित रूप से इन सीटों पर पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा भी कर रहे हैं और बैठक में नए नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं। यानी इस बार बीजेपी ने जो 350 प्लस का टारगेट सेट किया है उस लक्ष्य को पाने के लिए अब बीजेपी के योद्धा सियासी रणभूमि में दम दिखाते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस खबर की जिसकी चर्चा पूरे दिन होती रही। एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए और सियासी बवाल भी हुआ। दरअसल सीएम योगी ने कुछ दिन पहले ही महिला अपराध से जुड़े केस में लास्ट वार्निंग दी थी, जिसका असर यह हुआ कि गाजियाबाद में छेड़छाड़ करने वाले अपराधी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। सीएम योगी ने कहा था महिला अपराध में सख्ती से निपटा जाएगा और अपराधियों को संभलने का वक्त भी नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो जबरदस्त एक्शन होगा, क्योंकि अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने अपराधियों को साफ साफ संदेश दिया था कि अपराध करने वाले को पाताल तक से तलाश लिया जाएगा। और एक चौराहे पर अपराध तो अगले चौराहे पर यमराज वाले योगी के बयान का असर भी आज गाजियाबाद में देखने को मिला, जहां पर लड़की से छेड़खानी और लूटपाट करने वाले अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान पकड़ा। आज चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर
उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। अगर छोड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। ये वचन है मुख्यमंत्री योगी का बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, और योगी के इस वचन को पूरा किया जिला गाजियाबाद की पुलिस ने। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग छात्रा कीर्ति सिंह से मोबाइल लूटने वाला बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। ये घटना सिर्फ लूट की नहीं बल्कि एक बेटी की सुरक्षा में सेंधमारी की थी। इतना बड़ा गुनाह फिर बदमाश कैसे ही बच पाते। वो पुलिस को चकमा देकर भागने लगे तथा पुलिस की ओर एम करके फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस फायरिंग में एक उप निरीक्षक घायल हुआ। जब पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पे उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। गाजियाबाद पुलिस ने सोमवार तड़के 5 बजे के आसपास मसूरी इलाके में बदमाशों की घेराबंदी की और एक बदमाश को मार गिराया। दरअसल घायल छात्रा की रविवार शाम 7:40 पर यशोदा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। छात्रा की मौत के 9 घंटे बाद आरोपी मारा गया। सरेराह छात्रा के साथ मोबाइल लूट की वारदात के बाद से ही आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई थी और 3 अलग अलग टीमें इसके लिए काम भी कर रही थी। 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी बदमाश बलबीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ छात्रा को ऑटो से घसीटने वाले बाइक सवार बदमाशों का 20 सेकंड का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें बदमाश छात्रा का पीछा करते नजर आ रहे हैं। ऑटो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, बदमाश छात्रा को ऑटो से खींचकर सड़क पर गिरा देते हैं और जब घायल छात्रा तड़प रही होती है तभी बदमाश लूट को अंजाम देते हैं। 27 अक्टूबर 2023 को थाना मसूरी क्षेत्र में ही एक छात्रा के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें जितेंद्र उर्फ जीतू तथा इसका दूसरा साथी सम्मिलित थे। पूर्व में 12 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कि आधा दर्जन से अधिक लूट के अभियोग पंजीकृत हैं तथा 2020 में एक गैंगस्टर एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत है। इस मामले में एक लुटेरा बोविल उर्फ बलवीर शनिवार शाम पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया था। उसके पैर में गोली लगी थी, जबकि जीतू मौके से भाग गया था, जिसकी तलाश में गाजियाबाद के सबसे तेज तर्रार अफसर लगे थे। जैसे ही बदमाश की लोकेशन मिली, घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तभी अचानक बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इस बार पुलिस ने गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी और पल भर में ही बदमाश को ढेर कर दिया। लूट के दौरान छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जिस बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है, वो गाजियाबाद के मसूरी इलाके का रहने वाला था। जितेंद्र उर्फ जीतू पर लूट के 9 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। इस लूट कांड में जिस छात्रा की मौत हुई, उसकी भी बेहद ही दुखदाई कहानी है। हापुड़ की रहने वाली कीर्ति सिंह आंखों में बड़े सपने लेकर इंजीनियरिंग पढ़ने गाजियाबाद आई थी। कीर्ति गाजियाबाद के AVES इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। 27 अक्टूबर की शाम वो अपनी फ्रेंड दीक्षा के साथ कॉलेज से ऑटो लेकर हापुड़ आ रही थी, तभी बदमाशों ने उसे खींचकर ऑटो से गिरा दिया। बहादुर कीर्ति काफी देर तक बदमाशों से भिड़ती रही, लेकिन इसी दौरान वो घायल हो गई और रविवार को उसने दम तोड़ दिया। हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करेंगे। किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। गुंडे बदमाश या तो प्रदेश छोड़ गए हैं या जेल में है। हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इस एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद के बदमाशों में खौफ का आलम है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अपने लापरवाह अफसरों पर भी कार्रवाई की है। हाईवे पर गश्त में लापरवाही के आरोप में SHO को सस्पेंड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। योगी सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस बार प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य बढ़ाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री योगी ने कल यानी 31 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें गन्ना और चीनी उद्योग के साथ साथ औद्योगिक विकास विभाग, आवास विभाग और नगर विकास विभाग समेत कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी देने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक 25 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य बढ़ाया जा सकता है और पेराई सत्र में गन्ना मूल्य तय कर दिया जाएगा, जिसे योगी कैबिनेट से कल मंजूरी मिल सकती है। वहीं नई शीरा नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। साथ ही अगले महीने शीतकालीन सत्र बुलाने की भी तैयारी है, जिसके लिए संसदीय कार्य विभाग का प्रस्ताव भी पास होगा। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।